इस विधानसभा चुनाव में सहयोग के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। चुनाव में व्यस्त बातचीत और मिलना जुलना नहीं हो सका, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप सबके माध्यम से मैं अपने शहर के सभी सम्मानित मतदाताओं, कांग्रेस कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, गठबंधन के सहयोगी व कांग्रेस के सभी जो सहयोगी इस चुनाव में रहे, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी ये जीत आप सभी को समर्पित है, रोहतक की जनता को समर्पित है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी ने मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रोहतक का विकास मेरे लिए अहम मुद्दा है और यह सभी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शहर के विकास के लिए भाजपा नेता भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कटुता त्याग कर विकास में योगदान देंगे। मैं वादा करता हूं कि मुझसे जहां भी जिस भी तरह की जिसको भी सहयोग की आवश्यकता होगी मैं करूंगा। रोहतक में बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं। पेयजल की समस्या है, जल भराव की समस्या है, सीवरेज प्रणाली की समस्या है, कूड़ा प्रबंधन की एक बड़ी समस्या है। काफ़ी जगह पर देखता हूं कि सड़कों का बुरा हाल है, किला रोड का बुरा हाल है, माल गोदाम रोड का बुरा हाल है, डेयरियों का बुरा हाल है। सीवरेज का पानी सड़कों पे बह रहा है, पानी की पाइपों में मिला हुआ है, ऊपर से चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। शहर को माइक्रो डेवलपमेंट की आवश्यकता है। रोहतक विधानसभा का यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और मैंने पूरी नैतिकता, सच्चाई और राजनीतिक मर्यादा के साथ लड़ा है। मैंने कहीं भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। इसके विपरीत दूसरी तरफ से जो कुछ हुआ वह पूरे शहर ने देखा, उन सब पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। इस बार मैं अंत में इस बार फिर सभी शहरवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। हम चुनाव जीते हैं। अपने जिस संकल्प पत्र के साथ मैं शहर की हर गली हर बाजार में गया, मैं आज भी उसी के लिए संकल्पित हूँ, वचनबद्ध हूँ। भले ही सरकार हमारी न बनी हो, लेकिन वर्तमान सरकार के साथ अपने शहर के विकास के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। हमारे संस्कार हमें अगर शालीनता कार्यों के लिए किसी भी हद तक लड़ना भी सिखाते हैं। मेरे शहर में सबसे बड़ी समस्या दूषित पेयजल की और ज़रूरत है पानी का साफ पानी। मेरा वादा रहा है कि अपने शहर में उसे गंदा पानी नहीं पीने दूंगा, चाहे सड़क पर आंदोलन करना पड़े, चाहे फिर विधानसभा में लड़ाई लड़नी पड़े। अधिकारी ये समझ लें कि रोहतक गंदा पानी नहीं पिएगा। मेरे शहर की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सफाई व्यवस्था है। हम इसके लिए लड़ेंगे, निगम व स्थानीय प्रशासन से बात करके सुनिश्चित करवाएंगे कि शहर में नियमित सफाई हो। स्वच्छता हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य है। वार्डों, पार्कों में सड़कों को नियमित सफाई के लिए मास्टर प्लान की ज़रूरत है। हम इस पर गंभीरता से काम करेंगे। मेरे शहर की एक बड़ी विकराल समस्या ट्रैफिक जाम है। इस जाम की अलग अलग स्थान पर अलग अलग वजह है। कहीं पर सड़कों पर बने कट जाम की जगह है, कहीं पर ट्रैफिक लाइट खराब है, कहीं पार्किंग नहीं है, तो कहीं सड़क के किनारे खड़े वाहनों की वजह से जाम लग जाता है। स्थानीय पुलिस के साथ नियमित संवाद और स्थानीय नागरिकों के सुझाव के आधार पर पहले चरण में योजना बनाई जाएगी, उसे लागू किया जाएगा। शहर के किसी हिस्से में थोड़े देर के लिए लोग जाम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से लगने वाले जाम को मनोवैज्ञानिक रूप से और वैसे भी परेशान करते हैं। हम इसका स्थायी समाधान करवाएंगे। त्योहार का सीजन है, इसमें आम जन को भी और व्यापारियों को भी कोई समस्या ना हो,
ऐसा प्रावधान कर खड्डों का शहर बन चुके रोहतक को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायक निधि से मैंने बहुत प्रयास किए हैं। आगे भी जितनी कोशिश हो सकेगी उसको करेंगे। और मैंने विधायक निधि के अतिरिक्त शहर को गड्ढा मुक्त कराने के लिए सरकार से पैसा जारी करवाया है। मेरे शहर वासियों को असुविधा ना हो इसके लिए प्रभावी योजना बनाकर जल्द ही मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात करके रोहतक के लिए एक विशेष राहत पैकेज की मांग करूंगा। रोहतक के लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि पिछले 10 वर्षों में इस शहर की जबरदस्त अनदेखी हुई है। सबका साथ सबका विकास दावा करने वाली सरकार ने विकास के मामले में रोहतक को पीछे धकेला है। मैंने अपने चुनाव अभियान के दौरान हर जगह कहा है कि हम मिलकर रोहतक का नवनिर्माण करेंगे। यह शहर हम सब का है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि तमाम सुविधाएं हर नागरिक को उपलब्ध हो। हम हरियाणा सरकार को हो या केंद्र सरकार हो, सबसे बात करेंगे। धन्यवाद जी को मुबारकबाद भी दी है। मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मुख्यमंत्री से समय लूंगा और रोहतक के लिए एक अच्छा पैकेज की प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इनका ये नारा रहता है सबका साथ सबका विकास। तो हम भी कहेंगे जी कि विकास के हिसाब से हमारे रोहतक को पूरा हिस्सा मिला। कांग्रेस पार्टी की हर लोगों का मत प्रयोग किया प्रजातंत्र है। हम प्रजातंत्र में जो भी लोगों ने फैसला किया उसको स्वीकार करते हैं। ईवीएम पर भी आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ईवीएम में हाँ, मैं आपका बात में समझ गया, मैं उसका जवाब देता हूँ। ईवीएम में एक मिनट पर ईवीएम 99% उसमें बैटरी पाएगी। तो इस बात के लिए एक संदेह उत्पन्न होता है कि इतने दिन से ईवीएम आई हुई है यहाँ पर, किसी में 60% मिले, 70% मिले, 65% मिले तो ठीक बात है, पर 99% बैटरी का अलाइव होना ये आप भी समझ सकते हैं। आप भी अपना मोबाइल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मोबाइल ना भी इस्तेमाल हो, पड़ा रहा है, तब भी बैटरी कंज्यूम होती है, करते हैं उसमें। तो ईवीएम का ये वैलिड सवाल है, इसका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए थोड़ा सा कड़वाहट एक्सप्रेस करनी चाहिए कि ये सवाल क्यों कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, स्पष्टीकरण मांगना प्रत्येक का। लेकिन जिस तरह से बैटरी की ये बात आ रही है, बैटरी से या बैटरी ये मशीनें ले जाएगी, क्या है या उसमें छेड़छाड़ की गई? इस बात को इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि हाउ द बैटरी इज ऑपरेटिंग एट 99%। हाउ द बैटरी इज ऑपरेटिंग नहीं। आपका मोबाइल फोन 4 दिन से आपके पास है, क्या पूरा 100% रहेगा? लेकिन क्या why election commission is not justifying कि 99% बैटरी क्यों है? जवाब क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन? नहीं, चलो इलेक्शन कमीशन का तो ईवीएम के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, पर कोई नहीं, एक हमारा टेक्निकल ऑब्जेक्शन है और वो हमारा हक है ऑब्जेक्शन करने का। भी नॉलेज नहीं, जितना नॉलेज आपको है उतना ही मेरे को है, आपको ज़्यादा होगा, और इतनी बात है, कोई बात नहीं। मेरे को इतना नॉलेज नहीं। चलो ये केंद्र लेवल की इलेक्शन कमीशन की बात है। मैं तो रोहतक से विधानसभा का विधायक चुना गया हूँ। आप रोहतक के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार विधायक बना हूँ, तो उस बात के लिए आपका एहसानमंद भी हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, रोहतक की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। पर मेरा मेन मकसद रोहतक के विकास का है, क्योंकि रोहतक के लोगों ने मुझे चुना है, तीसरी बार चुना है, तो मैं रोहतक के लोगों को निराश नहीं। और लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है, तो कांग्रेस की सरकार आगे जा रही है, लेकिन वो एग्जिट पोल भी फेल हो गया। थोड़ा सा भाजपा का मिथ्या और दुष्प्रचार भी, जैसे हमारे को कहते थे पिछली बार के संविधान का आपने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसका एनालिसिस होने के बाद ही कोई फैसले होते हैं अबाउट द SC रिजर्वेशन।
तो उसके आज तक फिर क्यों नहीं, सरकार ने भी फिर उस स्टेटमेंट को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्यों भ्रामक। आफ्टर ऑल एक रिजर्वेशन में पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसी टाइम कहा था कि देयर कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ डिफरेंट वर्डिक्ट। उस डिफरेंट वर्डिक्ट के बाद आप उसकी एनालिसिस तो करेंगे कि एससी में कौन कौन सी कास्टें आती हैं, कैसे कास्टें आती हैं, कौन है, किस तरह से उसको रेखांकित करना चाहिए, कुछ है, उसके लिए समय लगेगा। ये सरकार भी कमेटी बनाएगी, पर इस सरकार ने दुष्प्रचार इस बात के लिए किया कि आप लोगों को ये अधिकार नहीं देंगे या कुछ है, तो इस तरह का मिथ्या प्रचार किया। इस साथ में थोड़ा सा जो प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, उसमें कास्ट पोलराइजेशन इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा आने वाले समय राजनीति में कोई अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि हम सब छत्तीस बिरादरी इकट्ठे रहते हैं, सब कुछ है, एक भावना होती है, सब कुछ होती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ चलने की बजाय हम थोड़े टाइम के लिए कास्ट फैक्टर में घुस जाते हैं और उनके परिणाम जो बाद में भुगतने पड़ते हैं उनके बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शैलजा जी हमारी बहुत सम्मानित हुई है एंड शी इज सीजन लीडर। वो एमपी भी रही है, मिनिस्टर भी रही है, जनरल सेक्रेटरी भी रही है। एक कोई बेवकूफ़ और बदतमीज आदमी कोई ऐसी पोस्ट डाल देता है और उसको व्हाट्सएप मीडिया जो है, सोशल मीडिया भाजपा का इस हथकंडे हथियार को बनाता है, उसको ये नहीं होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी प्रजातंत्र में गिरावट आ रही है कि इस बात को तो बल्कि हम लोगों को कंडेम करना चाहिए, प्रत्येक पार्टी को कंडेम करना चाहिए कि किसी के बारे में ऐसे बोलना गलत है। पर उसी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उसी कोई खट्टर साहब भी ऑफर देने लगे, जी हमारी पार्टी में आ जाओ या कुछ है, बल्कि उन्होंने कहना चाहिए था कि जिस आदमी ने इस पोस्ट को डाला है उसको मैं कंडेम करता हूं। ये असली विचार तो यही है। आरएसएस की विचारधारा तो ये बात सिखाती है, ना कि उलट सिखाती है। जो आप आरोप लगा रहे हैं वही आरोप मनीष ग्रोवर सिंह ने लगाया, ये कहा कि भ्रमित करके मुझे हराया गया, ये हुड्डा साहब सीएम बनेंगे और कांग्रेस सरकार बनेगी। इसमें भ्रमित करने वाली क्या बात है? कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। ही इज आवर लीडर एंड पीपल वांटेड दैट ही शुड बिकम ए चीफ मिनिस्टर। इसमें भ्रमित करने वाली क्या बात है? इसी ना भ्रमित करने वाली कोई नहीं। उनसे पूछो किस बात के लिए भ्रमित किया है, वो तो खुद ही भ्रमित थे। मैं बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर मैं कोई कटुता नहीं लाना चाहता। मुझे रोहतक का विकास चाहिए, मुझे रोहतक के लोगों का विकास चाहिए, रोहतक की ज्वलन समस्या का विकास चाहिए, ना कि छोटे आरोप प्रत्यारोप चाहिए मुझे। मैं प्रत्यारोप के बारे में कोई त्योहार का तो माहौल है, पर इसमें जनता को भी साथ में कॉपरेट करना चाहिए इस बात की, क्योंकि कोई एलिवेटेड बना यहाँ पर अल्टीमेटली जिस बात का समाधान होना चाहिए था, ट्रैफिक का समाधान हुआ नहीं। दिन में सीवरेज का पानी सड़कों में बहता है। इन ऑफिसर्स को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, अधिकारी हैं। ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है इस बात के लिए। आपके घर में दूषित पानी आता है, क्यों दूषित पानी आता है भाई? किस बात के लिए नौकरी ले रहे हो? किस बात के लिए तनख्वाह ले रहे हो? किस बात की मैनेजमेंट नहीं कर सकते? इतना पैसा बजट खर्च कर सकते हो, तुम्हें धक्के खाते रहते हैं बेचारे। करेंगे, अधिकारियों को भी करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। इनके खिलाफ भी इस बात के लिए कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है उसको पीने का पानी मिले। पीने का पानी न मिले तो घर की गृहिणी का क्या हाल होगा, हमारे घर का क्या हाल होगा, आपके घर का क्या हाल होगा? कब तक हम पानी मोल पी लेके पीते रहेंगे? ये सरकार का प्रॉपर्टी आईडी में सारे प्रदेश में हाहाकार। उसके बाद भी लोगों ने उनको बता दी। अब प्रॉपर्टी आईडी में आप भी जानते हैं करप्शन है। आप प्रॉपर्टी आईडी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो प्रॉपर्टी आईडी बनाना ही असंवैधानिक है, इसका कोई औचित्य ही नहीं किसी हालत में। सरकार का फर्ज है, कमेटी का फर्ज है, कॉर्पोरेशन का फर्ज है कि मेरे से टैक्स ले, ना कि मेरी मलकियत डिसाइड करने लगे। दे डोंट हैव एनी राइट। मलकियत में 100 होते हैं, भाई है, भाई का बहन की झगड़ा है और झगड़ा है, कोई रिश्ते में ततीमा है, रिश्ते में कोई झगड़ा है और झगड़े हैं, सब जो झगड़े
उनके लिए सरकार का क्या वास्ता है? इसको रोकने के लिए क्या करोगे? ये हमने तो कहा था कुछ सरल बनाएंगे। अब अपना नायब सैनी जी भी उलट पलटा मार रहे हैं कि हम इसको आसान करेंगे। देखेंगे क्या आसान करेंगे, देखेंगे इस बात के लिए। विधानसभा में पूछूंगा कि क्या आसान करोगे। ये प्रॉपर फैमिली आईडी बनाने का औचित्य क्या था जब आधार कार्ड हमारे पास था? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीक्रेसी लीक नहीं हो सकती किसी हालत में, फिर भी वो उसको विधानसभा में मेरे को कहा कि आप कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज करते? मैं तो मैं विधायक को विधानसभा में चैलेंज करूंगा या कोर्ट में चैलेंज करूंगा? वाई शुड गो टू द कोर्ट? बात तो ये है इस बात की। असंवैधानिक दोनों चीजें असंवैधानिक है। कोई कानून पढ़ के राजी नहीं है। और ये खट्टर साहब के नावल आइडिया थे, लोग अभी दुखी होंगे, उन्होंने सोचा नहीं। लोगों को भी सोचना चाहिए था कि प्रॉपर्टी आईडी पे सरकार को पटना चाहिए।